तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए फिर ब्रेक के बाद। चलिए मैं आपके साथ हूँ फिर से डिस्कस करने के लिए वही छोटी छोटी बातें जो अकाउंट्स में हम लोगों के काम आएगी। तो हम लोग अभी डेफिनेशंस का बात कर रहे थे, तो हम लोग कुछ एक डेफिनेशन देखे थे। अब ब्रेक के बाद बाकी बचे हुए डेफिनेशंस को भी देखते हैं, है ना। तो ये सब डेफिनेशन, क्या इतना ही डेफिनेशन काफ़ी है हमारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए? नहीं, ये सब तो बेसिक, एकदम बेसिक चीज़ है जो कि हम लोग को कॉमनली मिलता रहेगा, है ना। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे और टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, डेफिनेशंस हम लोग डाउन द लाइन पढ़ते रहेंगे। हर चैप्टर्स में नया नया कुछ आएगा। तो फिर से बता देता हूँ कि आपको अगर परफेक्ट होना है एक्सपर्ट में और एक ऐसे ही कॉमन में, क्या डिफरेंस है? कॉमन सिर्फ बड़ा बड़ा चीज़ समझता है, एक्सपर्ट्स छोटी छोटी बारीकियों पर भी ध्यान देता है। बात समझ रहे हैं? तो एक्सपर्ट्स छोटी छोटी बारीकियों पर भी ध्यान देता है और उसको भी ठीक कर देता है। और ऐसे तो जो है कॉमनली बड़े बड़े चीज़ों को ठीक कर दिया जाता है, छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन अपने को एक्सपर्ट बनना है, इसलिए छोटे छोटे चीज़ों पर भी एकदम अच्छे से ध्यान देते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है, राइट। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन में चलते हैं। हम लोग स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर या ट्रेड पेबल्स। देखिए, जब हम लोग कुछ चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं, है ना, हम एग्जाम्पल के हिसाब से ही बताते हैं। मान लीजिए कि हम कुछ खरीदने जाते हैं, से इन द शॉप, कि हम लोगों को मान लीजिए मिठाइयाँ खरीदनी है। अगर हम मिठाई खरीदने के लिए जाते हैं तो इन दैट केस से 5000 रुपीज़ की मिठाइयाँ हमने खरीदी, तो इन दैट केस हम लोग के पास मिठाई आएगा और पैसे हमारे पास से उसके पास जाएंगे। देर इज़ अ ट्रेड, आई हैव परचेज गुड्स एंड द शॉपकीपर हैज़ सोल्ड इट। तो उसने बेचा, मैंने खरीदा, तो परचेज एंड सेल्स हुआ। अगर पैसे दे दिए तो ये काम सेटल हो गया, लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, ये उधार हो जाएगा, ये बकाया हो जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा मेरे लिए और सामने वाले के लिए एसेट बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे जो शॉपकीपर है, मान लीजिए 5000 का मिठाई बेचा, परचेज़र हमने उस मिठाई को खरीदा। अगर अपने उस मिठाई को खरीदते हैं तो इन दैट केस हम लोगों को पैसा देना था लेकिन पैसे नहीं दिए, तो मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। मैं उसको बोलता हूँ कि यार 10 दिन में दे देते हैं, ओके, वो बोलता है ठीक है 10 दिन में दे देना। इन दैट केस मेरे लिए ये एक ऑब्लिगेशन हुआ, लाइबिलिटी हुआ, और सामने वाले के लिए एक एसेट हो गया, बिकॉज ही विल गेट मनी आफ्टर और विद इन 10 डेज। तो उसके पास रियलाइजेशन होगा पैसा आने वाले समय में, और मेरे पास से पैसा जाएगा आने वाले समय में। तो आई हैव एन ऑब्लिगेशन। तो जब ट्रेड के समय, है ना, जब परचेज सेल के समय ऐसा कोई ऑब्लिगेशन अराइज हो जाए, मतलब हमने कुछ गुड्स खरीदा और पैसे नहीं दिए, तो इन दैट केस ये मेरे लिए कहलाएगा ट्रेड पेबल और उसके लिए कहलाएगा ट्रेड रिसीवेबल। शॉपकीपर के लिए ट्रेड रिसीवेबल और परचेजर के लिए ट्रेड पेबल। बात समझ में आया? वही है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। ट्रेड करते समय, परचेज एंड सेल के समय, अगर कुछ भी पैसा पेबल बनता है तो दैट बिकम्स ट्रेड पेबल, कुछ भी पैसा रिसीवेबल बनता है तो दैट बिकम्स ट्रेड रिसीवेबल। तो सेलर विल रिसीव मनी एंड परचेजर विल पे। तो फॉर परचेजर इट इज पेबल एंड फॉर सेलर इट इज रिसीवेबल। चलिए, an amount owed by an enterprise on account of goods purchased or services received or in respect of contractual obligation, also termed as trade creditors, accounts payable और trade payable, है ना। सेम इसी तरीके से इसका जो रिवर्स होगा वो ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था अभी मिठाई शॉप का, है ना, कि भाई मिठाई बेचने वाला उसको पैसा मिलेगा, मिठाई देने वाला उसको पैसा देना पड़ेगा। तो
हम बन जाएंगे ट्रेड पे, मेरे लिए हो जाएगा ट्रेड पेएबल। हमको किसको पैसा देना है, मान लीजिए कि हमको मिठाई वाले को पैसा देना है, तो मिठाई वाला इज ट्रेड पेएबल फॉर मी, आई नीड टू मेक पेमेंट टू मिठाई वाला, एंड फॉर मिठाई वाला I am trade receivable. मिठाई वाला will say Vivek Kumar Sharma is trade receivable for me because I am going to receive money from Vivek Kumar Sharma. इसी को बोलेंगे debtor भी, sundry debtor, है ना। हम विवेक कुमार शर्मा sundry debtor हो जाएगा किसके लिए, मिठाई वाले के लिए, और मेरे लिए मिठाई वाला इज ट्रेड पेएबल या फिर sundry creditors, है ना। क्योंकि मेरे लिए लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिटर होगा, तो मेरे लिए लाइबिलिटी कौन है, मेरे लिए लाइबिलिटी इज मिठाई वाला, तो मिठाई वाला इज ट्रेड पेएबल या सन्ड्री क्रेडिटर फॉर विवेक कुमार शर्मा, एंड फॉर मिठाई वाला विवेक कुमार शर्मा इज अ पर्सन फ्रॉम whom मिठाई वाला विल रिसीव मनी, दैट इज वाई फॉर हिम आई एम रिसीवेबल। गॉट इट। तो मैं उनके लिए ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर हो गया, और मेरे लिए वो सन्ड्री क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल हो गया। बात समझ रहे हैं। तो ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड मतलब ऑन बिजनेस अकाउंट। इन द सेम वे अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इसमें भी इस तरीके से कुछ आउटस्टैंडिंग रह जाता है, तो अगेन वी विल से दैट इट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स। ठीक है। जैसे अगर समझ लीजिए कि हम लोगों को टेलीफोन का बिल का पेमेंट करना है, टेलीफोन बिल, है ना। टेलीफोन का बिल आया, टेलीफोन तो सर्विसेज है, मेरा मान लीजिए कनेक्शन है जियो का, है ना। तो मेरे को पैसा देना है जियो को, तो मेरे लिए जियो विल बी व्हाट, सन्ड्री क्रेडिटर, और जियो के लिए आई विल बी सन्ड्री डेटर, बिकॉज जियो इज आस्किंग मनी फ्रॉम मी, जियो विल रिसीव मनी फ्रॉम मी, तो फॉर जियो आई एम रिसीवेबल, है ना। तो रिसीवेबल बोलिए, डेटर बोलिए, और फॉर मी आई नीड टू मेक पेमेंट टू जियो, तो फॉर मी इट इज पेएबल, या फिर हम बोलेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो फॉर मी जियो इज सन्ड्री क्रेडिटर्स बिकॉज आई नीड टू पे to Jio, and then for Jio I am sundry debtor or receivable because Jio is going to receive money from me. Clear है। तो sundry debtor, sundry creditor, ये दो है बिजनेस के अकाउंट में बनता है। चल आगे बढ़ते हैं। दैट इज डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड एंड बैड डेट। इसको समझते हैं। डिस्काउंट ये तो आप लोग भी लिए होंगे कभी कभी, है ना। डिस्काउंट को डिस्कस करेंगे हम लोग आगे के चैप्टर्स में भी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है, बट अभी एक छोटा सा चीज़ से हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम पेमेंट करने जाएंगे किसी को, है ना, जब भी हम पेमेंट करने जाएंगे किसी को, हम निगोशिएट करेंगे, हम निगोशिएट करके उनसे क्या करेंगे, थोड़ा पैसा कम करवा लेंगे। मान लीजिए आई एम लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ ₹5,000 टू द मिठाई वाला, एंड व्हेन आई मेक द पेमेंट, इन दैट केस आई गो देयर एंड टेल हिम, अरे बाबा भैया देखिए 10% तो डिस्काउंट बनता है ना भाई, ₹5,000 आउटस्टैंडिंग था, प्लीज़ अलाउ मी अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इन दैट केस निगोशिएट करते 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 आई गॉट अ डिस्काउंट ऑफ ₹400। 5,000 पर आई वॉज आस्किंग फॉर 500 का डिस्काउंट एंड दे अलाउड मी अ डिस्काउंट ऑफ ₹400। तो इन दैट केस टेल मी while making payment whether that is basically a benefit for me or not। जब भी अपने पैसा देंगे, आई वॉज सपोज टू पे ₹5,000 और वहाँ पर मेरे से कितना रुपया वो लिया, 4,600, बिकॉज 400 रुपीज़ वो छोड़ दिया। तो इन दैट केस मेरे लिए फ़ायदा हुआ कि नुकसान, फ़ायदा हो गया। तो डिस्काउंट क्या बोलेंगे हम, रिसीव्ड, है ना। मेरे को डिस्काउंट मिल गया एंड दिस इज अ बेनिफिट। अग्री। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ बेनिफिट फॉर अस। ठीक है। तो चलिए, डिस्काउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर्स व्हाइल आई एम मेकिंग पेमेंट टू मिठाई वाला वाज अ क्रेडिटर फॉर मी बिकॉज दैट इज अ लाइबिलिटी, है ना। तो इन दैट केस मिठाई वाला को मतलब क्रेडिटर को जब ये अपने पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको पेमेंट करते समय अगर मेरे को कम पैसा देना पड़ता है, तो इन दैट केस मेरे को फ़ायदा हो गया, मेरे लिए अच्छा हुआ, तो दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। एंड वाइल इफ यू सी इट
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिठाई वाले को 5,000 मिलना था, बट ही अलाउड मी कि अच्छा चलो बाबा 400 रुपया कम देना, तो इन दैट केस उसको 400 रुपया कम मिला, तो उसके लिए तो ये खर्च हो गया ना, ठीक है। तो फॉर मिठाई वाला इट इज़ एन एक्सपेंस, इजंट इट? तो और मेरे लिए बेनिफिट, उसके लिए एक्सपेंस, है ना। तो फॉर मिठाई वाला इट इज़ डिस्काउंट अलाउड, फॉर मी इट इज़ डिस्काउंट रिसीव्ड। तो मेरे लिए थोड़ा फ़ायदा, उसके लिए नुकसान। तो बट ये जो फाइनल हुआ, इट गेट फाइनलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ निगोशिएशन, ट्राई टू फील इट, है ना। हम लोग आपस में निगोशिएट किए एंड ऑन दैट निगोशिएशन वी फाइनलाइज दैट चलो 400 कम देना, गॉट इट। तो डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज बेसिकली एन आउटकम ऑफ निगोशिएशन। इट्स नॉट दैट कि भाई अपने मन से हो जाएगा, लाइक बोथ द पर्सन शुड बी convinced, actually they should get into a conclusion that okay, give me a discount or I am allowing you a discount of rupees 400, get it? तो उस केस में एक को देना एक को लेना, it is nothing but finalized actually, getting it? तो हम लोगों ने क्या किया, डिस्काउंट को निगोशिएट करके फाइनलाइज किया। तो डिस्काउंट इज आउटकम ऑफ निगोशिएशन। इज दिस क्लियर? इट्स नॉट अ वन वे थिंग, है ना, नहीं देंगे जाओ, जो करना है कर लेना, नहीं बाबा ये बात नहीं है। डिस्काउंट क्या है, वन वे है, सॉरी निगोशिएशन पर है, इट्स नॉट अ वन वे थिंग, क्लियर है? तो डिस्काउंट निगोशिएट करके फाइनल करते हैं। तो अलाउड हो गया जिसने दिया उसके लिए एक्सपेंस, और रिसीव्ड हो गया बेनिफिट जिसने पैसा देते समय डिस्काउंट रिसीव किया, गॉट इट? चलिए, तो ये हो गया डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बैड डेट। बैड डेट क्या है? जब डिस्काउंट तो देखिए हम बोले कि भाई नहीं 400 रुपया छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बैड डेट है कोई आदमी दे ही नहीं पा रहा है ना। दैट मीन्स दैट लाइक पेयर इज नॉट इन अ पोजिशन टू मेक पेमेंट ऑफ द इंटायर अमाउंट, ठीक है। डिस्काउंट इज व्हाट? डिस्काउंट इज आउटकम ऑफ लाइक निगोशिएशन, ऑल्दो ही इज एबल टू मेक द पेमेंट, but he has negotiated and finalized. And here bad debt is basically the person who is liable to pay is not able to pay. जैसे मान लीजिए कि हमने 5,000 की मिठाइयाँ खरीदी, in that case I am supposed to make payment of rupees 5,000 to the shopkeeper. If I go there and like negotiate, in that case the amount of rupees 400 has been finalized as discount. Okay, ये चलो भैया आप 5,000 मत देना, आप 4,600 रुपया दे देना एक्सक्यूज मी। तो 4,600 ही हम देंगे, 5,000 रुपया हम नहीं देंगे। बट आई एम केपेबल ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ 400 रुपया ऑल्सो, बट हमने निगोशिएट करके उसको सिर्फ 4,600 दिया फुल एंड फाइनल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई समवेयर मिठाइयाँ तो हमने खरीद ली, बट आई डोंट हैव मनी टू मेक पेमेंट। I went there, I just explained him my position. He is not satisfied. मतलब हम गए उसके पास, हम बोले भैया एकदम पैसा नहीं है, कोरोना में कमाई ख़त्म हो गया है, ये कोविड-19 का बीमारी है, ऐसा है वैसा है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है कुछ भी, क्या करें, 5,000 रुपीज़ हमको देना है, हम नहीं दे पा रहे हैं भैया, क्या करें क्या नहीं करें। ऐसा करके हम जा करके रो रहे हैं उसके पास में, ठीक है, कि कोरोना ने मुझे ऐसे पोजीशन में डाल दिया, ठीक है। तो उस केस में वो मानता नहीं है, वो तो बोलता है भाई मेरा भी तो हालत वही है, मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो भाई सबका हालत ऐसा ही रहेगा तो फिर कैसे चलेगा। तो आपने सामान तो लिया ही है मेरे से, तो पैसे दीजिए, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। तो फिर वो झमेला करता है, आउटकम निकलता है, कोर्ट कचहरी हो जाता है, वो केस कर देता है मेरे ऊपर, एंड उसके बाद फिर रिज़ल्ट क्या निकलता है? रिज़ल्ट ये निकलता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं देने को। नाउ द थिंग इज़ कि भाई आई एम नॉट एट ऑल एबल टू मेक पेमेंट ऑफ रुपीज़ 5,000
फाइनल हुआ कि भाई कितना दे सकता है फिर ये आदमी। मान लीजिए बोलता है कि भाई 2000 दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। इन दैट केस 2000 तो मिल जाएगा उसको, एंड फॉर हिम रिमेनिंग 3000 विल बी व्हाट, बैड डेट। तो यहाँ पर बैड डेट एक ऐसा चीज़ है जो कि कंक्लूजन है किसका, कि भाई पेमेंट करने के लायक नहीं है। और डिस्काउंट क्या है, ये निगोशिएशन का रिजल्ट है ना। दोनों में पैसे नहीं मिलते हैं या दोनों में पैसे नहीं देना पड़ता है, लेकिन डिस्काउंट निगोशिएशन के बाद है और बैड डेट एक्चुअली हम बोल सकते हैं इंसॉल्वेंसी के बाद है, मतलब पेमेंट नहीं कर पा रहा है वो आदमी, उसके बाद है। इज दिस क्लियर? तो दोनों में ये डिफरेंस है, बैड डेट और डिस्काउंट में। दोनों में पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन बैड डेट में पैसे नहीं मिलते हैं क्योंकि दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग पेमेंट, एंड डिस्काउंट में बोथ द पर्सन हैव निगोशिएटेड एंड फाइनलाइज्ड। समझ रहे हैं? ये डिफरेंस है दोनों में, बैड डेट में और डिस्काउंट में। ठीक है, इसको हम एक छोटा सा एक चीज़ लिखते हैं यहाँ पर। जैसे अगर एक पर्सन है मिस्टर विवेक, ठीक है, और एक है मिस्टर मिठाई वाला, ठीक है, दो आदमी हैं, एक विवेक और एक मिठाई वाला। विवेक इज लाइबल टू पे ₹5000, इट्स अ लाइबिलिटी फॉर विवेक, एंड एन एसेट 5000. This liability will be creditors and this asset is debtor. मिठाई वाला shall receive money from Vivek. तो for मिठाई वाला Vivek is an asset, debtor, and for Vivek, मिठाई वाला is a liability, creditor. Now the thing is, say Vivek has negotiated a discount of ₹400. Discount कितने का? 400. This will be discount allowed. Oh no 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 no. इसको तो मिल रहा है ना भाई, विवेक is receiving discount. तो for Vivek discount received, and for मिठाई वाला discount अलाउड। ठीक है, तो मिठाई वाला के लिए डिस्काउंट अलाउड और विवेक के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना रुपया? 400. 400 फॉर बोथ द पार्टीज। ठीक है, इट इज 400 फॉर बोथ द पार्टीज। गॉट इट? बट एक के लिए फायदा और एक के लिए नुकसान। इज दिस क्लियर? तो एक का एक्सपेंस हो जाएगा, एक के लिए बेनिफिट इनकम की तरह कंसिडर होगा। नाउ अगर हम अब बैड डेट का बात करें तो नाउ मिठाई वाला, अब हम बैड डेट का बात कर रहे हैं, बैड डेट। ठीक है, वो तो पैसा लेनी देनी होने का है। नाउ मिठाई वाला इज नॉट एबल टू रिसीव ₹3000, है ना, ही रिसीव्ड ₹2000। तो मिठाई वाला हैज रिसीव्ड ₹2000 बट हैज नॉट रिसीव्ड ₹3000। तो फॉर मिठाई वाला इट इज अ बैड डेट, एंड विवेक हैज पेड ₹2000। अग्री? वो पैसा लिया तो विवेक ने दिया, तो विवेक हैज पेड ₹2000 एंड मिठाई वाला हैज रिसीव्ड ₹2000. Whereas if we go here, we will find that Vivek is not able to pay कितना? ₹3000. तो now for मिठाई वाला that 3000 is a bad debt. Now tell me for Vivek has not paid that ₹3000. तो what shall that be termed? उसको क्या नाम देंगे? जल्दी से बताइए। विवेक वो 3000 रुपया को क्या नाम देगा? बोलिए बोलिए बोलिए, पता है? नहीं? सही में? सच्ची नहीं पता? चलो भाई, पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो लिख लो। कहाँ गया? गायब? ओ, चोरी हो गया मेरा लिखा हुआ चीज़। नहीं, वापस आ गया। चलिए, विवेक के लिए होगा ये डेफिशिएंसी।
विवेक के लिए ये क्या टर्म होगा? डेफिशिएंसी। विवेक के लिए मतलब जो पेमेंट करने वाला है, ही इज नॉट एबल टू पे, ही इज नॉट एबल टू पे, हिज assets are not sufficient, the assets are deficit। तो इन दैट केस विवेक के लिए क्या होगा? वो डेफिशिएंसी कहलाएगा, और मिठाई वाला के लिए वो बैड डेट कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? तो जिसका पैसा डूबता है उसके लिए बैड डेट, और जिसने पैसा डुबाया है, जिसके पैसा चलते पैसा नहीं मिल रहा है, वो उसके लिए कहलाएगा डेफिशिएंसी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब का क्या जर्नल एंट्री होगा, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी के क्लास में नहीं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ देखा डेटर, क्रेडिटर, है ना, ये सब बिजनेस के अकाउंट का चीज़ है। अगर हम कुछ गुड्स खरीदते बेचते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और रिसीव करते हैं, उसमें कुछ पैसा अगर आउटस्टैंडिंग रह जाता है तो उसको हम लोग डेटर्स या क्रेडिटर्स बोलते हैं, है ना। और उसमें कुछ पैसा निगोशिएट करके अगर नहीं लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हम लोगों के लिए डिस्काउंट। और अगर इनकैपेसिटी के चलते अगर हो जाता है तो वो बैड डेट एंड डेफिशिएंसी कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। गेन है नहीं, पहले हम देखेंगे नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस। देखिए सिंपल सा चीज़, प्रॉफिट या लॉस आपका आउटकम है, इवेंट है। इवेंट मतलब रिजल्ट, ट्रांजैक्शन मतलब एक्टिविटी, है ना। पढ़े थे लास्ट क्लास में इवेंट एंड ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस है, करेक्ट। चलिए तो इवेंट मतलब एक्टिविटी, कुछ काम किया, हमने परचेज किया 1 लाख का, हमने सेल किया 1,30,000 का। परचेज किया 1 लाख, सेल किया 130, इसका मतलब हम लोगों का 2 एक्टिविटीज़ हुआ, परचेज का एंड सेल का। ठीक है, तो अगर हम परचेज करते हैं एंड सेल करते हैं, एक्टिविटीज़ 2 है हम लोगों का। परचेज सेल्स, हमने परचेज किया 1 लाख का और सेल्स किया 1,30,000 का। नाउ व्हाट इज द नेट रिजल्ट? द नेट रिजल्ट ऑफ दीज 2 एक्टिविटी दैट वी हैव अ surplus of 30,000 because we paid 1 lakh, we received 130, so we have an extra amount of rupees 30,000. So this is a result. If this result is positive, this is called profit. If the result of transactions, if the outcome of transaction is favorable, if the outcome of transaction is favorable मतलब positive, तो that will be called what? That will be called profit. है ना, इधर लिखा है ना, favorable outcome of transactions is called profit. तो there are 2 transactions, the net result is a favorable one, that is profit. What if purchases is of rupees say 1 lakh, but we sold it for rupees 90,000. We have a negative result of rupees 10,000. This negative result will be termed as loss, है ना। Unfavorable outcome, favorable outcome was profit, unfavorable outcome of transactions, है ना, is called loss. तो अगर हमारा ट्रांजेक्शन्स का रिजल्ट नेगेटिव हुआ लॉस और पॉजिटिव हुआ तो प्रॉफिट। इज दिस क्लियर? वही ऊपर लिखा हुआ है कि भाई द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब हो गया इनकम जो पहले देखे थे, ओवर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, है ना। तो वो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इफ रेवेन्यू इज इन एक्सेस दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्रॉफिट। कमाई ज़्यादा हो, खर्च कम हो, फायदा, प्रॉफिट। वेयर एज इफ एक्सपेंसेस आर मोर एज कंपेयर टू रेवेन्यू, द नेट कम इज नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड लॉस। सिंपल। तो प्रॉफिट और लॉस क्या है? आउटकम है। दिस इज नॉट ट्रांजेक्शन, रादर प्रॉफिट और लॉस इज एन इवेंट। बात समझ में आया? तो ये है आपका प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, बाद में और देखेंगे, इन सबको बहुत एक्सटेंसिव वे में देखना है ना। तो हम लोग पढ़ ले रहे हैं अभी, सो दैट कि वो सब टर्म्स दिखे तो परेशान नहीं हो, फिर उसका एप्लीकेशंस क्या क्या होगा, कैसे हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, कैसे डिस्क्लोज करेंगे, ये सब हम लोग को देखना है।
वेल नेक्स्ट मूव करते हैं गेन, है ना। गेन भी एक टर्म है, लेकिन गेन एक बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है। गेन इंक्लूड्स व्हाट, प्रॉफिट भी आ जाता है गेन में, है ना। इट इंक्लूड्स अदर बेनिफिट्स ऑल्सो, गेन में सब कुछ आ जाता है ना। प्रॉफिट तो आता ही है, प्रॉफिट तो क्या हुआ, रिजल्ट हो गया ना। जैसे अगर हमको लॉटरी मिला, लॉटरी इटसेल्फ इज अ ट्रांजेक्शन, है ना। ये लॉटरी निकल गया, 1 लाख रुपया मिल गया, बट इट इज़ अ गेन, है ना। लॉटरी गेन हो गया आपका, प्रॉफिट भी गेन है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं, मॉनिटरी बेनिफिट, किसी भी तरह का मॉनिटरी बेनिफिट, बेनिफिट फायदा, ठीक है, प्रॉफिट और एडवांटेज, एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन और ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शंस, है ना। तो गेन जो है, कोई भी ट्रांजेक्शन से मेरे को बेनिफिट मिल गया या फिर ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन से मेरे को बेनिफिट मिल गया, दैट इज व्हाट, गेन, है ना। चाहे वो प्रॉफिट के तरीके से हो, चाहे वो हम लोगों का इटसेल्फ ही हम लोगों का कोई फ़ायदा हो, दैट इज़ कॉल्ड गेन। लेकिन प्रॉफिट जो है वो हमेशा सिर्फ क्या होता है, रिजल्ट होता है, ट्रांजेक्शन्स का नेट रिजल्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट, है ना। और गेन जो है, गेन इटसेल्फ में भी लाइक बेनिफिट, जैसे अभी हम लोग एग्जांपल लिए ना, लॉटरी लग गया, तो वो इटसेल्फ इज व्हाट, अ गेन, अ बेनिफिट, है ना। तो वो रिजल्ट हम लोग नहीं बोलेंगे कि भाई 4 चीज़ का रिजल्ट आया, लॉटरी लिए थे, कमाई हो गया, फायदा, गेन, है ना। तो स्पॉन्टेनियस बेनिफिट हो गया, गेन, गॉट इट। तो ये हुआ गेन। तो प्रॉफिट इज नेट रिजल्ट, गेन तो भाई ये जो भी मॉनेटरी बेनिफिट हो, ठीक है, या प्रॉफिट हो किसी ट्रांजेक्शन से या फिर इवेंट से। ध्यान रखिएगा ये रेवेन्यू नहीं है, गेन इज नॉट अ रेवेन्यू, प्रॉफिट इज ऑल्सो नॉट अ रेवेन्यू, गेन इज ऑल्सो नॉट अ रेवेन्यू, है ना। ये सब बेनिफिट का चीज़ है ना। क्या आप लॉटरी को बोलेंगे रेवेन्यू है, नहीं, वो रेवेन्यू नहीं कहलाएगा, है ना। तो इसीलिए रेवेन्यू क्या था, रेवेन्यू हम लोग पढ़े थे, वो था हम लोग का बिजनेस ऑपरेशन का, जो एक्टिविटी से हम लोगों को कुछ भी बेनिफिट, कुछ भी हम लोगों का या तो कैश इनफ्लो हो रहा है या फिर किसी तरह का एसेट्स हम लोगों का बन करके तैयार हो रहा है, वो रेवेन्यू है। जैसे सेल्स हो गया, सर्विसेज दिए तो उसके बदले फ़ी हो गया, ये सब रेवेन्यू है। या फिर आपको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, या फिर आपको रॉयल्टीज़ मिलता है, तो ये सब आपका रेवेन्यू है ना कि गेन है। इज दिस क्लियर। तो गेन हो गया मॉनेटरी बेनिफिट्स, फ़ायदा मिला, जो कि बेसिकली हम बोल भी नहीं सकते कि ये मेरा बिजनेस के नेचर का है, डे टू डे एक्टिविटी का है, नहीं, है ना। और नेट प्रॉफिट और लॉस तो क्या है, ये तो नेट रिजल्ट है, बिजनेस ही की है, बिजनेस का नेट रिजल्ट में क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, गॉट इट। तो नेट प्रॉफिट आपका रिजल्ट है और गेन आपका मॉनेटरी बेनिफिट है। तो गेन इन जनरल कैजुअल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। गेन जो टर्म है इन जनरल कैजुअल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हमने बोला ना, लॉटरी हुआ, है ना, या फिर हमको कुछ पैसा गिरा हुआ मिल गया, या फिर हम कुछ से हम वेजरिंग किए, है ना, वेजरिंग से हमको कुछ ना कुछ पैसा मिल गया, तो वो सब गेन है। तो गेन इन जनरल स्पॉन्टेनियस होता है और नेट रिजल्ट तो भाई आपका प्रॉफिट या लॉस के बारे में बात करता है। इज दिस क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। अकाउंटिंग पॉलिसी अभी नहीं देख रहे हैं हम लोग देखते हैं अक्रूवल। व्हाट इज़ दिस अक्रूवल। अब बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें, अकाउंटिंग पॉलिसी अभी नहीं देखेंगे, आगे के 1-2 क्लासेस में हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी देखेंगे। आइए अभी देखते हैं हम लोग अक्रूवल। व्हाट इज़ दिस अक्रूवल। अक्रू का मतलब होता है कोई भी चीज़ का होना, जैसे ही कोई भी चीज़ हो जाता है हम बोलते हैं इट अकर्ड, है ना। अक्रूवल इज रिलेटेड टू अकरेंस। इफ द ट्रांजेक्शन हैपन्स इट अकर्स, तो अक्रूवल वो है। जैसे हम मान लीजिए हमने से काम किया, हम सैलरीड एम्प्लॉई है, ओके। तो अगर सैलरीड एम्प्लॉई है तो सर्विसेज कहीं प्रोवाइड किया और सर्विसेज को प्रोवाइड करने से क्या मिला, सैलरी मिला, ठीक है। हमने काम किया 1 महीना, तो हमने क्या किया, 1 महीना का सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया, तो 1 महीना का सैलरी मेरा अक्रू हो गया। इज दिस क्लियर। 1 महीना का सैलरी मेरा अराइज हो गया। अब चाहे वो मिला हो या ना मिला हो, लेकिन 1 महीना का सैलरी मेरा अर्न हो गया। और एम्प्लॉयर के लिए 1 महीना का सैलरी अराइज हो गया, है ना।
मैंने अर्न कर लिया, उसने एक्सपेंड कर दिया, उसका एक्सपेंस अराइज हो गया, मेरा इनकम अराइज हो गया, है ना। एम्प्लॉयर जो है वो पेमेंट करने वाला है, उसका सैलरी एक्सपेंस अराइज हो गया, और मेरा क्या अराइज हो गया, मेरा सैलरी इनकम अराइज हो गया। बात समझ रहे हैं? तो सैलरी क्या है आपका, एक मेरे लिए इनकम, उसके लिए एक्सपेंस। जैसे ही हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया तो वो अक्रू हो गया। इज दिस क्लियर? चाहे पेमेंट वो किया हो या ना किया हो। इज दिस क्लियर? चाहे वो पेमेंट करे या ना करे, अराइज हो गया। जैसे हम अगर इसको फिर से बोलें, मान लीजिए कि सैलरी कब मिलता है, सैलरी 1 महीना का सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद मिलेगा, है ना। सैलरी 1 महीना का सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसके बाद मिलेगा सैलरी। तो इन दैट केस क्या होगा, अगर हम 1 हफ्ता तक काम किए, से माई सैलरी इज 30,000, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1 दिन काम किए, क्या हुआ, क्या सैलरी मेरे को मिलेगा? नहीं, सैलरी 1 महीना काम करने के बाद मिलेगा, बट 1 दिन का सैलरी अक्रू हो गया। समझ में आया? फिर से, सैलरी मेरा 30,000 रुपीज़ पर मंथ है, ओके। मेरे को मिलेगा 30,000, मेरा एम्प्लॉयर देगा 30,000, उसके लिए एक्सपेंस 30,000, मेरे लिए इनकम 30,000, बट कब? 1 महीना काम करने के बाद ना। यस, लेकिन अगर हमने 1 दिन काम किया तो मेरा क्या हुआ, 1,000 रुपये का सैलरी अक्रू हो गया, उसका 1,000 रुपये का एक्सपेंस अक्रू हो गया। लेकिन क्या लेना देना करना है? नहीं, अक्रू हो गया। फिर दूसरे दिन काम करेंगे तो 2,000 का, उधर उसका भी एक्सपेंस 2,000 का अक्रू हो गया। हम लोग 10 डेज काम किए तो मेरा 10,000 का सैलरी अक्रू हुआ, उसका 10,000 का एक्सपेंस अक्रू हो गया। सैलरी एक्सपेंस मेरा सैलरी इनकम। ऐसे ही अक्रू मतलब अराइज होना। जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हो जाता है वो अक्रू हो जाता है, अराइज हो जाता है, फिर उसका सेटलमेंट होता है। 1 महीना बीत गया, अब वो सैलरी का पेमेंट करेंगे और हमको सैलरी मिलेगा। तो मेरे लिए क्या हुआ, इनकम मिल गया, उनके लिए क्या हुआ, इनकम एक्सपेंड हो गया, सॉरी इनकम बोल रहे हैं, एक्सपेंस पे हो गया। क्लियर? तो एक के लिए इनकम अक्रू हुआ, एक के लिए एक्सपेंस अक्रू हुआ। इज दिस क्लियर? अगर मान लीजिए वो पेमेंट नहीं करते हैं सैलरी का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सैलरी तो अराइज हो चुका है। जैसे इंटरेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल बाद। आज मैंने एफडी कराया, आज अगर मैंने बैंक जा करके 1 लाख रुपीज़ का एफडी कराया एट द रेट ऑफ 12% पर एनम के इंटरेस्ट पर, तो 1 लाख रुपीज़ पर 12% पर एनम मतलब 12,000 रुपीज़ का मेरे को इंटरेस्ट बनता है ना। तो ये 12,000 का इंटरेस्ट मेरा कब अराइज होगा, बोलता है 1 साल बाद। इसका ड्यू डेट है, हमने एफडी जो कराया उसका ड्यू डेट है आफ्टर 1 ईयर। तो इन दैट केस से 1 जनवरी को हमने एफडी कराया तो इट बिकम्स मैच्योर ऑन द नेक्स्ट 1 जनवरी, है ना। क्योंकि 31 मार्च तक तो 31 मार्च बोल दिए, सॉरी, दिसंबर तक तो 1 साल ख़त्म हुआ। 1 जनवरी को वो मेरे को इंटरेस्ट भी मिलेगा, एफडी का पैसा भी मिल जाएगा। तो 12,000 रुपीज़ मेरे को मिलेगा कब, 1 साल बाद। लेकिन क्या वो 1 साल बाद अराइज हुआ? नहीं, हर दिन अराइज हुआ। से महीनों के हिसाब से लेते हैं तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ 1 लाख का 12% के हिसाब से 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा, निकाल करके बताइए। कैलकुलेटर है ना आपके पास में? अगर आपको सीए करना है तो कैलकुलेटर चाहिए। 12 डिजिट का कैलकुलेटर लीजिए, लिख लीजिए। 12 डिजिट का कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। 12 डिजिट का, 12 डिजिट्स, समझ रहे हैं, का कैलकुलेटर होना चाहिए। और साथ ही साथ उसमें जीटी भी हो, ग्रॉस टोटल, है ना, वो फंक्शन भी हो। अगर आप नहीं खरीदे हैं अभी तक तो कैलकुलेटर खरीदिएगा और उसमें जीटी फंक्शन हो, है ना। ये कैलकुलेटर का यूज़ करना हम लोगों को परमिसेबल है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्सेस, है ना। साथ ही साथ उसमें चेक फैसिलिटी भी हो, है ना, चेक फैसिलिटी प्लस जीटी, है ना। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ मत कीजिएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर परचेज मत कीजिएगा। आप क्या, आपको यूज़ करने बोले तो मोबाइल को ही कैलकुलेटर बना करके यूज़ कीजिएगा, नहीं, अलाउड नहीं है ना। मोबाइल को आप यूज़ नहीं कर सकते एग्जामिनेशन हॉल में एज ए कैलकुलेटर, इसीलिए मोबाइल को कैलकुलेटर की तरह यूज़ भी मत कीजिए, प्रैक्टिस भी मत कीजिए, ठीक है। तो कैलकुलेटर जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, मेरे ख्याल से स्टेशनरीज़ का तो दुकान अब खुल चुका है ना,
तो आप जा कर के एक अच्छे कंपनी का कैलकुलेटर में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि शॉर्टकट कर लिए, कोई भी फालतू का कंपनी का कैलकुलेटर ले लिए कि हाँ 100 रुपये में कैलकुलेटर मिल गया, नहीं। दिस इज़ एन एसेट जिसको आपको सीए फाइनल तक यूज़ करना है, अगले 4 साल तक। और ऐसा क्या है, पूरी ज़िंदगी भर यूज़ करो ना, कौन रोक रहा है आपको। एंड दैट इज़ अ सफिशिएंट इक्विपमेंट एक्चुअली, ठीक है। तो उस केस में आप उसको क्या कीजिए, अच्छा कंपनी का खरीदिए, सो दैट कि आपको लंबे समय तक वो साथ दे। और उसमें 12 डिजिट्स होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड उसमें जीटी होना चाहिए, ग्रॉस टोटल होना चाहिए, है ना। और चेक फैसिलिटीज़ तो आजकल लगभग सभी में रहता है, मैं तो देखता हूँ सभी में देखा आजकल, आज तक अब तो तो इसलिए जीटी फैसिलिटी भी रहे, ये ध्यान देना है आपको अच्छे से, है ना। इसके अलावा जो 6 फंक्शंस होता है, प्लस माइनस ये डिवीज़न, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन, और उसके अलावा आपका रूट फंक्शन, है ना, इक्वल टू, ये सब तो आपको होना ही है ना। खैर चलिए, तो वो कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए। बाय द वे अभी तक तो निकाल ही लिया होगा आपने, कितना, 1 लाख का 12% के हिसाब से 1 मंथ का इंटरेस्ट 1000 रुपीज़, करेक्ट, आपने निकाल लिया है। तो 1 महीना जैसे ही बीता तो 1000 का इंटरेस्ट अक्रू हो गया, 2 महीना बीतेगा 2000 का इंटरेस्ट अक्रू होगा, 3 महीना बीतेगा 3000 का इंटरेस्ट अक्रू होगा। हमारे लिए वो इंटरेस्ट इनकम बोल करके अक्रू होगा, बैंक के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस बोल करके अक्रू होगा, है ना। इनकम, उसके लिए एक्सपेंस, तो अक्रू दोनों के लिए होता है। अक्रू मतलब होना है अराइज होना। इज दिस क्लियर? कोई भी ट्रांजेक्शन हो वो अक्रू हो जाता है जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। और ज़रूरी नहीं है कि पूरा कंप्लीट हो, एक पार्ट भी कंप्लीट हो तो उतना तक अक्रू हो गया। जैसे 1 महीना बीता, ऑल्दो 12 मंथ्स का पूरा स्पैन है, लेकिन 1 महीना बीता तो 1 महीना का इनकम अक्रू हो गया, 2 महीना बीता 2 महीना का अक्रू हुआ, 3 महीना बीता 3 महीना, तो वो पार्ट में ही अक्रू होता हुआ चलता जा रहा है ना। तो दैट इज द केस। और क्या बोलेंगे, महीना ही क्या, एक दिन के हिसाब से अक्रू हो रहा है। द मोमेंट 1 डे पासेस, मेरा 1 दिन का इंटरेस्ट हैज़ बीन अर्न्ड, गेटिंग इट। तो ऐसे करके ये अक्रू होता रहता है। इज दिस क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है। अब रहा बात, हम ये क्यों ये टर्म समझे, ये अक्रू बोल करके ये जो टर्म है ये क्यों समझे। तो हम लोगों का जो अकाउंटिंग होता है दैट इज अक्रूवल बेसिस, दैट इज ऑन अक्रूवल बेसिस। तो हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं दैट अकाउंटिंग शुड बी ऑन अक्रूवल बेसिस। तो हम लोगों का जो अकाउंटिंग है वो अक्रूवल बेसिस पर होना चाहिए। हम लोगों का अकाउंटिंग ये नहीं कि जब मिलेगा पैसा, जब देंगे पैसा तब हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। रिकॉर्डिंग द मोमेंट इट अकर्स वी नीड टू रिकॉर्ड इट। जैसे ही वो हो जाता है तो हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? 1 महीना का अगर हमारा इंटरेस्ट अराइज हो गया, 1 महीना का इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लो, मिलेगा 1 साल बाद, डजंट मैटर, ठीक है। वी नीड टू रिकॉर्ड इट ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल, ठीक है। 1 महीना का गया, 2 महीना का गया, जितना इस साल से रिलेटेड है सबको रिकॉर्ड कर लो। समझ रहे हैं? तो ट्रांजेक्शन्स आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड ऑन सेटलमेंट बेसिस, रादर इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस। इट्स नॉट दैट वी आर रिक्वायर्ड टू लाइक वेट फॉर द सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन। इफ आई एम परचेजिंग गुड्स फ्रॉम यू, से मिठाई वाला के पास गए, हम 5000 रुपीज़ का मिठाई खरीदे, तो इन दैट केस एम आई रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इवन इफ आई हैवंट येट पेड द मनी? यस। हमने 5000 रुपीज़ नहीं दिया मिठाई वाले को, लेकिन फिर भी हमको क्या करना है, इसको रिकॉर्ड करना होगा। समझ रहे हैं? क्यों? हम बोलेंगे कि मेरा लाइबिलिटी भी अराइज हो गया, गुड्स आया, लाइबिलिटी भी अराइज हो गया। मिठाई वाला शैल ऑल्सो रिकॉर्ड द सेम इन हिज बुक्स। क्या कि लाइक मेरा मिठाई गया, गुड्स गया और मेरे पास एसेट्स आ गया। एसेट्स कौन? विवेक, वो पे करेगा, वो उसका डेटर बन गया। इज दिस क्लियर? तो इन दैट केस ट्रांजेक्शन्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड इवन इफ कैश हैज नॉट बिन पेड और कैश इज नॉट बिन रिसीव्ड। समझ रहे हैं? तो हम लोग को ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट तक वेट करने का जरूरत नहीं है फॉर रिकॉर्डिंग। जैसे ही ट्रांजेक्शन अराइज हो रिकॉर्ड करो, जैसे ही अराइज हो रिकॉर्ड करो। कैसे रिकॉर्ड करो बाद में देखेंगे, बट अगले क्लास से देखना स्टार्ट करेंगे। बट ट्रांजेक्शन्स आर टू बी रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस। बस समझ रहे हैं? तो ये हम लोग का मेथड ऑफ अकाउंटिंग भी होता है, ठीक है। बहुत अच्छा मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। वी शुड
adopt this method of accounting that transactions should always be recorded on accrual basis, है ना। आइए हम पढ़ते हैं accrual और mercantile। accrual का दूसरा नाम mercantile basis भी है, ठीक है। accrual तो समझ ही गए हैं, उसका method of accounting देखते हैं। The method of recording transactions by which revenues, cost, assets and liabilities are reflected in the accounts in the period in which they accrue, isn't it? भाई जिस पीरियड में वो अक्रू हो गया उस पीरियड में उसको रिकॉर्ड करो, मे इट बी एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, वट एवर इट इज, है ना। ट्रांजेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस। द मोमेंट इट हैज बीन अकर्ड इट शुड बी रिकॉर्डेड। The accrual basis of accounting includes considerations relating to deferrals। deferral मतलब हो गया लॉन्ग, मतलब आज नहीं, आज के बाद का, है ना। डेफर कर दिए मतलब क्या हुआ, वो आगे बढ़ा दिए, है ना। deferrals, allocations, depreciation and amortizations, this basis is also referred as mercantile basis of accounting, ठीक है। तो depreciation and amortization आप तो जानते होंगे what is depreciation, है ना। नहीं भी जानते तो चलिए अभी हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा, ठीक है, कि व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, पढ़ेंगे आगे हम लोग डेप्रिसिएशन क्या होता है। बस अभी इसको यही समझ करके चलिए कि ट्रांजैक्शन जैसे जैसे होता है वैसे ही उसको रिकॉर्ड करना होता है। ये नहीं कि हम ट्रांजैक्शन जब सेटल होगा तब रिकॉर्ड करेंगे या तब तक हम वेट करेंगे कि जब तक ट्रांजैक्शन सेटल ना हो जाए, तब तक वेट करने का हमको ज़रूरत नहीं है। हम लोग आराम से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कब, जैसे ही वो ट्रांजैक्शन हमारा अराइज हो वैसे ही। बात समझ में आया? दैट इज़ अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। चलिए एक्सपेंडिचर हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये पूरा एक चैप्टर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, उस समय हम लोग पढ़ेंगे इसको। और मेरे ख्याल से डेफिनेशन का जो सेक्शन है ये लगभग हम लोग के लिए ख़त्म हो चुका है, एक्सेप्ट एक दो चीज़ जो हमने डेफर किया। डेफर किया, क्या हमने डेफर किया? हमने डेफर किया एक्सपेंडिचर एक टर्म है उसको, हमने डेफर किया अकाउंटिंग पॉलिसी एक टर्म है उसको। तो इन दोनों को हमने डेफर किया, बाकी और सब कुछ हमने देख लिया। बात समझ रहे? तो चलिए डेफिनेशन में इतना ही सारा कुछ था जो हम लोगों को देखना था। अगर आपको कोई चीज़ ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आए तो आप फिर से जा कर के इसको देख सकते हैं, अभी तो कुछ दिन तक, जब तक ये YouTube में है। इवन इफ अगर आप वीडियो क्लासेस अगर आप लेते भी हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं हम लोगों का क्लासेस, उसमें भी आप आराम से जा कर के पीछे देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको एक बार देखना है, दो बार देखना है, सेम क्लास को आप रिवाइंड करके 2 3 4 बार भी देखना चाहते हैं तो आराम से देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो डू आस्क मी, आई एम एम्फेसाइजिंग, डू आस्क मी, ज़रूर मेरे से पूछिए, एकदम पूछिए, है ना। पूछने में क्या जाता है, आप सोच करके देखिए, अगर न्यूटन नहीं पूछता कि ये सेब कैसे गिरा है, सोचिए, अगर वो नहीं पूछता तो इतना फेमस होता नहीं। इफ़ यू कीप आस्किंग क्वेश्चंस तो आप भी बहुत फेमस हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछ करके तो चीज़ों को क्लियर करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए ज़रूर पूछिए क्वेश्चन, डाउट होता है डेफिनेटली क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में जा कर के अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, या फिर व्हाट्सएप पर मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। क्या है व्हाट्सएप नंबर? मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, चलिए लिख लीजिए। इट इज़ 9334408181। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9334408181। लास्ट में 08181 है और उसके पहले 9334। तो आप व्हाट्सएप करके भी आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, जैसे ही पूछे वैसे ही आंसर मिले ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक शाम के समय ही व्हाट्सएप देखता हूँ। अगर बीच में कभी देख लिया तो देख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू विल गेट योर आंसर एंड डू आस्क, है ना, ज़रूर पूछिए। चलिए अब एक चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या? सब्सटेंस ओवर फॉर्म।
क्या है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। जल्दी से थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, 2 मिनट सोच करके मेरे को बताइए, व्हाट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म? सोचा? 2 मिनट सोचने का क्या है? आप तो पॉज कर लीजिए, जितना देर सोचना है सोच लेना। नहीं, अगर मैं बोलता हूँ कि ब्रेक ले रहे हैं तो ब्रेक 5 मिनट 10 मिनट का होना चाहिए, उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये नहीं कि बहुत लंबा आराम से अभी सुबह देख लिया, आधा शाम देख लिया, नहीं। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, यू नो। सामने होते ना तब तो बता देते। बाय द वे, आपको डिसिप्लिन्ड होना है, बिना डिसिप्लिन के कभी सक्सेस नहीं होता है, सक्सेसफुल नहीं होता है आदमी। समझ रहे हैं? डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, रेगुलर होना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। रेगुलरिटी चाहिए हर समय काम करने का, डिसिप्लिन होना, टाइम से काम करने का, सिंसियरिटी चाहिए। कैसे नहीं होगा? ज़रूर होगा। हमको जाना है, करना है, ये चीज़ होना चाहिए। भूख पैदा कीजिए अपने अंदर इस चीज़ का, है ना, नॉलेज का, पढ़ाई का, कॉन्सेप्ट का। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा अकाउंट्स में एक एक चीज़ को सीखने में। तो चलिए अभी हम बात करते हैं, आपका टाइम हो गया, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ठीक है, मतलब फॉर्म के सामने किसको प्रायोरिटी देना है? तो प्रायोरिटी देना है हम लोग को सब्सटेंस को, फॉर्म को नहीं। फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, मतलब हम लोगों को फॉर्म के कंपैरिजन में सब्सटेंस पर ज़्यादा ध्यान देना है। आप बोलेंगे होता क्या है बताओ तो पहले, सब्सटेंस होता क्या है, फॉर्म ये तो बताओ। देखिए, हम लोग अगर अकाउंटेंट हैं, ठीक है, तो हम लोगों को सब्सटेंस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि फॉर्म पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। सब्सटेंस का मतलब होता है कि एक्चुअल में व्हाट इज द इंटेंशन और पर्पस ऑफ डूइंग द ट्रांजैक्शन। व्हाट इज द इंटेंशन और पर्पस ऑफ डूइंग ट्रांजैक्शन? व्हाट इज द सब्सटेंस? इंटेंशन और पर्पस ऑफ डूइंग ट्रांजैक्शन। समझ रहे हैं? कोई ट्रांजैक्शन को करने का मेरा इंटेंशन क्या है? व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ डूइंग, व्हाट इज द मेन एम? सिंपल सा चीज है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ डूइंग द ट्रांजैक्शन। चलिए फॉर्म भी आप लिख लीजिए। फॉर्म का मतलब है, यहां पर फॉर्म का मतलब है फिजिकल और लीगल फॉर्म। क्या फॉर्म? फिजिकल और लीगल फॉर्म। ठीक है, तो क्या है, यहां 2 चीज हम लोग देखें। व्हाट इज द इंटेंशन, व्हाट इज द इंटेंशन और पर्पस ऑफ डूइंग द ट्रांजैक्शन, एंड सेकेंड क्या है, व्हाट इज फिजिकल और लीगल फॉर्म ऑफ द ट्रांजैक्शन, है ना। तो किसी काम को करने का आपका क्या इंटेंशन है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए। फॉर अकाउंटिंग substance is to be given more importance। ठीक है, तो अकाउंटिंग के लिए सब्सटेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ना कि उसके रूप आकार को या फिर लीगल स्टेटस को, है ना। लीगल स्टेटस साइड, रूप आकार साइड, है ना। क्या है अंदर की बात, उस पर ध्यान दो। समझ रहे हैं? व्हाट इज द इंटेंशन, व्हाट इज द एम ऑफ डूइंग द ट्रांजैक्शन। अकाउंटेंट को वो देखना है, वो सोचना है। अब बोलेंगे हम तो कभी सोचे नहीं, 11th 12th पूरा निकल गया, है ना। जैसे ही कोई बोला कि भाई हमने एक लैंड खरीदा, है ना, हम तो कुछ ध्यान नहीं दिए, हम बोले लैंड इज अ फिक्स असेट, चलो लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया, इजंट इट। हमने एक मोटर कार खरीदा, मोटर कार एक एसेट है, चलो मोटर कार एक एसेट है, आ गया मेरे पास डेबिट व्हाट कम्स इन मोटर कार टू बैंक।
क्या ऐसा ही? जरूरत नहीं पड़ा होगा आज तक इस पर्टिकुलर चीज़ का, लेकिन अभी आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगा इस चीज़ का। क्यों? क्योंकि बोलता है देखिए, कोई एक ट्रांजैक्शन सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, या कोई एक आइटम सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, चलिए हम बोलते हैं कि हमने फ़ैन खरीदा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, फ़ैन। तो अगर मैंने फ़ैन खरीदा तो मैं उस फ़ैन का क्या करूँगा? मैं उस फ़ैन का अपने क्लासरूम में लगाऊंगा, सो दैट मुझे और मेरे स्टूडेंट्स को उससे हवा आ सके, हम लोग कंफर्टेबल रह सके। तो मेरे लिए फ़ैन इज़ गोइंग टू सर्व मी फॉर अ लॉन्ग पीरियड, दैट इज़ वाई मेरे लिए फ़ैन इज़ व्हाट? मेरे लिए फ़ैन इज़ अ फिक्स्ड एसेट, अ प्रॉपर्टी, प्लांट और एंड इक्विपमेंट में आएगा ये, क्योंकि टेंजिबल फिक्स एसेट्स को प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं। तो ये मेरे लिए प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा मेरे लिए, क्योंकि ये लंबे समय में जा रहा है। लेकिन आप उस शॉपकीपर को देखिए, उस शॉपकीपर ने जब वो फ़ैन खरीदा होगा, वो क्यों खरीदा है? बेचने के लिए। तो उसके लिए वो फ़ैन परचेजेस होगा, और मेरे लिए ये फ़ैन मेरा एसेट होगा। दोनों में डिफरेंस है। मेरे लिए फ़ैन ये मेरा फिक्स एसेट होगा, उसने खरीदा है किसके लिए? बेचने के लिए। तो वो एंट्री पास करेगा, कौन? सेलर एंट्री पास करेगा जब वो खरीदेगा, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, वो उसको परचेजेस की तरह रिकॉर्ड करेगा। और जब हम फ़ैन खरीदेंगे तो हम उसको एसेट की तरह रिकॉर्ड करेंगे, ये बोल करके कि ये मेरा लॉन्ग टर्म में चलने वाला एसेट है ना, टेंजिबल एसेट है ये मेरे लिए, और वो उसको सेल्स स्टॉक की तरह कंसिडर करेगा। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मोटर कार। मेरे लिए मोटर कार एक लॉन्ग टर्म एसेट है, पीपी, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। लेकिन वही उस सेलर के लिए जिसने दुकान में मोटर कार रखा है बेचने के लिए, उसके लिए वो क्या है? उसके लिए वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, रैदर उसके लिए वो परचेजेस है ना। वो मोटर कार खरीदा था बेचने के लिए, तो इसीलिए जब खरीदा था तो वो परचेजेस बोल करके दिखाएगा। और हम क्या करेंगे? मोटर कार को एसेट बोल करके दिखाएंगे, लॉन्ग टर्म एसेट बोल करके दिखाएंगे, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बोल करके दिखाएंगे। बात समझ रहे हैं? अभी हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने अनाउंस किया, जो भी मेरा स्टूडेंट सीए फाउंडेशन में, मान लीजिए, ओके, इस पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी मेरा स्टूडेंट सीए फाउंडेशन में अगर रैंक लेकर के आता है, तो इन दैट केस उसको मैं एक मोटर कार दूंगा। ठीक है? जो स्टूडेंट मेरे सीए फाउंडेशन में रैंक लेकर के आएगा, एआईआर लेकर के आएगा, ठीक है, तो उसको मैं एक मोटर कार दूंगा। अगेन रिपीटिंग, ऐसा नहीं, हाँ, पिछले बार भी रैंक आया था अपने यहाँ से, उसके पहले बार भी आया था, उसके पहले बार भी आया था एआईआर, तो ऐसा नहीं है, तो ऐसे तो हर साल हालत ख़राब हो जाएगा। इज़ दिस क्लियर? इसीलिए क्या है, मैं जस्ट ऐसे बोल रहा हूँ। खैर, तो अगर समझ लीजिए, अगर हम ये बोलते हैं कि लाइक कोई भी स्टूडेंट अगर अपने यहाँ से रैंक लाएगा तो आई विल गिव हिम और हर अ मोटर कार। ठीक है? तो अब बताइए, जब मोटर कार मैंने ख़रीदा, क्या ये अपने यूज़ के लिए ख़रीदा? नहीं। क्या बेचने के लिए ख़रीदा? नहीं। क्या चीज़ के लिए ख़रीदा? इसको प्राइज़ मनी देने के लिए ख़रीदा, है ना। इस मोटर कार को मैंने प्राइज़ के लिए खरीदा है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या करूँगा? इसको प्राइज़ की तरह दूंगा। इन दैट केस मेरे लिए ये क्या हो गया? ये मेरे लिए एक ऐसा एक्सपेंस है, एसेट नहीं है, क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या है? इसको स्टूडेंट को क्या करना है? प्राइज़ के तौर पर देना है। तो मैं इसको प्राइज़ एक्सपेंस बोल करके, अवार्ड एक्सपेंस बोल करके कंसिडर करूँगा, मोटर कार बोल करके कंसिडर नहीं करूँगा। समझ रहे हैं? एक ही मोटर कार एक आदमी के लिए परचेजेस है, दूसरे आदमी के लिए एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट पीपीई में जाएगा, परचेज, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में, और तीसरे अभी मेरे वाले एग्जांपल में मेरे लिए अवार्ड एक्सपेंस है। तो बोलिए, मेरा इंटेंशन काम किया कि उस मोटर कार का फिजिकल स्ट्रक्चर काम किया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो मोटर कार का फिजिकल या लीगल स्टेटस काम का नहीं है, समझ रहे हैं? रैदर उसका यूज काम का है। एक और एग्जांपल, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लीज होल्ड प्रॉपर्टी का बात किया था। लीज होल्ड प्रॉपर्टी याद है?
है ना। अगर हम मालिक नहीं है किसी प्रॉपर्टी के, क्या उस प्रॉपर्टी को हम अपने बुक्स में एसेट बोल करके दिखा सकते हैं? इन जनरल नहीं। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी हम हेल्ड करके रखें जिससे मेरे को लंबा समय तक अगर फायदा मिलेगा, तो इन दैट केस वो प्रॉपर्टी मेरे लिए क्या है? एसेट है। हम लोग एसेट के डेफिनेशन में देखे थे, ठीक है। तो अगर समझ लीजिए हमने 10 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए, 30 ईयर्स के लिए, मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म अगर हमने कोई लीज लिया है, तो क्या हम ओनर है उस प्रॉपर्टी के? नहीं। लेकिन फिर भी उस प्रॉपर्टी को हम अपने बुक्स में एसेट के तौर पर दिखाएंगे। आई एम नॉट अ लीगल ओनर, बट व्हाट इज माय इंटेंशन? माय इंटेंशन ऑफ कीपिंग और होल्डिंग दैट प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड बेनिफिट। And if you are able to attain benefit for a long period, that becomes your asset, even if you do not have the ownership. So what is the legal status of that land or building? That land or building doesn't belong to me. That doesn't belong to me. Rather, I am keeping it as a tenant. Still, I can show it in my books as an asset. समझ रहे हैं कि नहीं? तो मेरा इंटेंशन समझ में आना चाहिए, ना कि फिजिकल और लीगल फॉर्म को देखेंगे। हम फिजिकल और लीगल फॉर्म को नहीं देखेंगे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते समय, हम अपना इंटेंशन देखेंगे। जैसे मेरा काम है बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग बेचना, या बिल्डिंग खरीदना और बिल्डिंग बेचना। फॉर मी परचेज ऑफ बिल्डिंग शैल बी परचेजेस, और किसी और का काम है नहीं, बिल्डिंग खरीदना बेचना उसका काम नहीं है, तो फॉर हिम that purchase of building is an asset। बात समझ रहे हैं? That is not purchases। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। बोलिए, इंटरेस्टिंग है ना? लास्ट क्लास में हम आपको बोले थे सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अकाउंटेंट हमेशा इस चीज़ पर ध्यान देता है, मतलब अकाउंटेंट इंटेंशन को देखता है। ये अंदर की बात है अकाउंटिंग। मतलब क्या है कि अकाउंटिंग अंदर, आई मीन इंटेंशन, एम ऑफ द ट्रांजेक्शन को देखता है। विथ व्हाट इंटेंशन द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन डन, और जिस इंटेंशन से ट्रांजेक्शन किया हुआ रहेगा वो इंटेंशन के हिसाब से अकाउंटिंग होगा, ना कि उसके फिजिकल और लीगल फॉर्म के हिसाब से। तो फिजिकल एंड लीगल फॉर्म्स आर सेकेंडरी। व्हाट इज प्राइमरी आइटम टू बी लुक्ड इनटू? दैट इज योर substance, your purpose, your aim of doing the transaction, with what intention you are carrying on the transaction। तो क्या लिखे इधर हम लोग? substance over form। ये याद रखिएगा, this is a basic thing for accounting, that intention and purpose of doing the transaction is to be checked and not physical or legal form only, है ना। अब आप बोलेंगे सर एग्ज़ाम में इंटेंशन कैसे पता चलेगा? जब हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे तो इंटेंशन कैसे पता चलेगा? इट्स डिफ़िकल्ट, व्हाट डिफ़िकल्ट, इट्स इम्पॉसिबल कि आप इंटेंशन समझ पाएँ। लेकिन आप क्या है, आपको सर्कमस्टांस के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से समझना पड़ेगा। समझ रहे? अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई फर्नीचर डीलर है, तो इन दैट केस उसके लिए फर्नीचर का खरीदना हमको समझ में आ जाना चाहिए वो क्या है, परचेजेस है। और अगर कोई पर्सन है, मान लीजिए मैं ही हूँ, कोचिंग क्लासेस चला रहा हूँ, ठीक है, तो इन दैट केस अगर आपको ये क्वेश्चन बता दिया विवेक कुमार शर्मा इज रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, इन दैट केस विवेक कुमार शर्मा हैज़ परचेज फर्नीचर, तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाला चीज़ हो जाएगा। तो इन दैट केस वो क्या बोलेंगे, हम उसको एसेट की तरह कंसिडर कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन के हिसाब से कुछ ना कुछ समझ में आएगा, नहीं तो प्रैक्टिस करते करते लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब हमारे लिए एसेट हो ही जाता है। बात समझ रहे हैं? और क्वेश्चन बता ही देता है कि ये परचेजेस है, ये सेल्स है एंड ऑल, ठीक है। तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन डाउन द लाइन कभी कभी फंस जाएंगे हम लोग, तो वहाँ पर हम लोग इंटेंशन को ध्यान देंगे, ना कि उसका लीगल फॉर्म और फिजिकल फॉर्म पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए, आई एज्यूम आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं भी समझ में आई है तो प्लीज़ आस्क मी, है ना। आपको मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, आप व्हाट्सएप कीजिए और पूछ लीजिए। कॉल मत कीजिएगा, क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कॉल उठाना, है ना। या तो क्लास रिकॉर्ड होता रहता है या फिर
अभी थोड़े दिन बाद तो क्लासेस स्टार्ट ही हो जाएंगे, तो बहुत मुश्किल होता है, फिर कॉल पिक नहीं कर पाऊँगा तो दिक्कत होगा। इसलिए आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं जब भी देखूँगा आपको रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा या देने की कोशिश करूँगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे डेफिनेशंस को हम लोग को देखना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देखना है ना। तो हम लोग मिक्स करेंगे, मिक्सचर करेंगे, प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिक्सचर रखेंगे। अभी तो मोरलेस थ्योरी देखा हम लोगों ने दोनों क्लासेस में, लेकिन आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिक्स करेंगे, क्योंकि थ्योरी कभी कभी अपने को लोरी की तरह लगने लगती है कि नहीं? बहुत प्यारा नींद आता है। खैर हम लोग इसको क्या करेंगे, मिक्स करके चलेंगे, सो दैट आपको वैसा फील ना हो। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, सी यू अगेन, बाय, टेक केयर। लेकिन अच्छे से याद कर लेना है सारे के सारे चीज़ को। क्लियर है? याद करना बहुत ज़रूरी है समझने के बाद। ओके चलिए, सी यू, बाय बाय।